कैसे हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ा रहे थे और चर्चा उसी पर आगे जारी रहेगी। बात कर रहे थे इकोलॉजिकल पिरामिड की। पिरामिड एक ट्राइगॉन जैसा स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहला जो स्ट्रेटा होता है इसका, ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। यहाँ पर हम रखते हैं प्रोड्यूसर्स। इसका दूसरा लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरा लेवल इसका जो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, चौथा इसका टर्शियरी कंज्यूमर, और लास्ट में ऊपर जो होते हैं ये डीकम्पोजर्स होते हैं। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका ट्रॉफिक लेवल हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ नंबर, इन द टर्म ऑफ बायोमास एंड इन द टर्म ऑफ एनर्जी फ्लो। इस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राइट। हमने आपको अपने जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स होते हैं इनको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक कि किस प्रकार के इकोसिस्टम का है, और दूसरा एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर इनकी स्ट्रेंथ को किसके रिलेशन में दिखा रहे हैं, बायोमास दिखा रहे हैं या नंबर दिखा रहे हैं। इस प्रकार से पिरामिड ऑफ नंबर की अगर हम बात करें, सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर, अगर हम इसकी बात करें, पिरामिड्स ऑफ नंबर, तो फिर पिरामिड ऑफ नंबर इतने इकोसिस्टम में देखना है। कहां कहां? पॉन्ड वाटर, सी वाटर, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट लैंड, सिंगल ट्री, एंड पैरासाइटिक चेन। इस तरह से पिरामिड ऑफ नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम का देखेंगे, इसको हम सी वाटर में देखेंगे, फॉरेस्ट लैंड का देखेंगे, ग्रास लैंड का देखेंगे। ये जो जितने भी ये लिखे गए हैं ये सभी इकोसिस्टम्स हैं। पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, सी वाटर इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम, सिंगल ट्री का और पैरासाइटिक फूड चेन का। इसमें हमें पिरामिड ऑफ नंबर देखना है, राइट। बात समझ रहे हैं? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम। अब आपको मालूम है कि पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम में अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं पानी के अंदर, ये कौन होते हैं? ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो जू प्लैंक्टन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एल्गी हैं, तमाम प्रकार के प्लांट्स जो होते हैं, इनकी संख्या जो होती है डिपेंडेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब जू प्लैंक्टन्स में जैसे एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं, उनको खाने वाली छोटी मछली है, छोटी मछली को खाने वाली मछली है बड़ी वाली। तो जैसे जैसे हम इनके नंबर की बात करेंगे और ट्रॉफिक लेवल में ऊपर बढ़ेंगे, इनकी संख्या घटती जाएगी। तो पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम में ग्रेटेस्ट नंबर किसका होता है? फाइटोप्लैंक्टन्स का होता है। तो इसलिए इनका जो बेस होता है वो चौड़ा रहेगा। अब इसके बाद इनसे कम संख्या किसकी रहेगी? जू प्लैंक्टन्स की होगी। और पहले नंबर पर फाइटोप्लैंक्टन्स रहेंगे। दूसरे नंबर पर जू प्लैंक्टन्स में इसमें तमाम छोटे छोटे इंसेक्ट्स आएंगे, जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं, जो एक्वाटिक बीड्स पर भोजन करते हैं, या फिर छोटी मछलियाँ होंगी। इनको खाने वाली कौन होगी? बड़ी मछलियाँ होंगी, लार्ज फिश होंगी, स्मॉल फिश देन लार्ज फिश। उसके बाद कौन होगी? लार्ज कार्नियोरस फिश, कार्नियोरस फिश।
और टॉप पे कंज्यूमर्स होंगे। इस प्रकार से पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम में देखें तो कैसा होता है? पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, इट इज अपराइट। अपराइट का मतलब इसका बेस चौड़ा रहेगा और ऊपर जैसे जैसे ये जाएगा सकरा होता जाएगा, तो ये तिकोनाकार होता है, इसको अपराइट बोलते हैं। इस प्रकार के पिरामिड को क्या बोलते हैं? अपराइट। तो बिल्कुल पिरामिड ऑफ नंबर के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे देखेंगे पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, तो पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये बेस पर पाए जाएंगे। प्रोड्यूसर हमेशा बेस पर रखे जाते हैं, बस इनकी संख्या ज़्यादा है तो ये चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी इसकी। इसके जैसे ऊपर चलेंगे जू प्लैंकटन से इनकी संख्या कुछ कम होगी, क्योंकि खरपतवार खाने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी संख्या कम है, उनको खाने वाली छोटी मछलियों की संख्या कम है, छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियों की संख्या और कम है, और फिर डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर तो ये पिरामिड जो होता है ये अपराइट होता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सी वाटर इकोसिस्टम की बात करें अगर, द सी वाटर, अगर समुद्री पानी में अगर हम बात करें नंबर्स की बात, तो यहाँ पर भी ये अपराइट होता है, इसलिए क्योंकि जो उसमें समुद्र में पाए जाने वाले एल्गी होते हैं, इसके साथ साथ उसमें डायटम्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इन सब की संख्या बहुत ज़्यादा होती है प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स समुद्र के पानी में ज़्यादा होते हैं, उन पर जो डिपेंडेंट होते हैं उनकी संख्या क्रमशः कम होती जाती है। तो इस प्रकार से अपराइट सिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर भी होगा। कहाँ पर? पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम में। सी वाटर इकोसिस्टम में भी पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट रहेगा। अब बात करिए कहाँ पर? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घासें उगी होती हैं, इनकी संख्या बहुत होती है, उन पर डिपेंडेंट जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है, इनको खाने वाले जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है, और इस प्रकार से 1 या 2 सांप पाए जाएंगे पूरे मैदान में घास के। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है यहाँ पर भी पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो कैसा होगा? इट इज़ अपराइट। अपराइट ऐसे बनेगा त्रिकोणाकार, इस तरह से। यही सवाल आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंट इकोसिस्टम में पर्टिकुलर पिरामिड कैसा होगा, अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा या इर्रेगुलर होगा, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आइए फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम में। फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम कैसा होगा? अब आपको मालूम कि फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम में नीचे छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, बड़े प्लांट्स होंगे उनकी संख्या थोड़ा कम होगी। फिलहाल प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं। अब उन पर डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हिरन का, या मान लीजिए कि हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, और शेर की संख्या सबसे कम 1 या होगी नहीं, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जो फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम होता है इट इज़ आल्सो अपराइट। फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। बात समझ गए? अब बात हम करेंगे किसकी? ये फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम था। अब बात करेंगे सिंगल ट्री का। सिंगल ट्री में प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये केवल एक पेड़ होता है, संख्या 1 है, इस पर निर्भर इंसेक्ट संख्या ज़्यादा है, और इंसेक्ट्स को खाने वाली चिड़िया कैसी होती है? उनकी संख्या कम होती है, तो नीचे भी कम ऊपर भी कम। इस प्रकार से ये स्पिंडल शेप होता है, ऐसा इस प्रकार का पिरामिड होता है, इसे हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। सिंगल ट्री में बरगद का एक पेड़ है, अब प्रोड्यूसर तो एक ही हुआ, तो संख्या हम चूंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये सकरा हो जाएगा, ये जो बेस है इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बीच में कौन है? इंसेक्ट्स, इन पर बैठे हुए इंसेक्ट्स। और भुनगे, आम के पेड़ पर भुनगे कितने होते हैं? बहुत होते हैं, और उनको खाने वाली चिड़िया 2, 4, 10 होंगी, 15, 20 होंगी। तो ऊपर भी कम, नीचे भी कम, बीच में ज़्यादा, इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार से इस तरह का जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है सिंगल ट्री का, दैट इज स्पिंडल शेप होता है। अब अगर हम बात करें पैरासाइटिक में, तो आपको मालूम है कि पैरासाइट्स ज़्यादा होते हैं, और होस्ट जो होता है वो क्या होता है? वो सिंगल होता है, तो इन्वर्टेड होगा ऐसा। भोजन देने वाला हमेशा नीचे लिखा जाता है, और इस पर डिपेंडेंट ऊपर होता है। तो डिपेंडेंट कौन है? पैरासाइट। भोजन कौन दे रहा है? होस्ट। तो मनुष्य के एक शरीर में परजीवी कई हैं, तो क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन में इस पर बेस जो होगा इसका नैरो होगा और ऊपर। तो इस तरह से पैरासाइट्स, यहाँ पर कौन है? ये है पैरासाइट, और ये कौन है? सिंगल होस्ट है। इस तरह से यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होगा, क्योंकि एक होस्ट है। मनुष्य के एक शरीर के अंदर
ढेर सारे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका होते हैं। तो पैरासाइट की संख्या ज़्यादा होगी जो डिपेंडेंट हैं, और जो यहाँ पर भोजन उपलब्ध करा रहा है, जो पोषक है, वो हमेशा अकेला होता है और उसके शरीर के अंदर ढेर सारे पैरासाइट्स होते हैं। तो जब कभी भी पिरामिड ऑफ नंबर इन पैरासाइटिक सिस्टम देखेंगे तो पैरासाइट हमेशा ज़्यादा होते हैं और होस्ट कम होता है, इसलिए पिरामिड कैसा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा इनकी सूरत कि कौन सा पिरामिड किस में कैसा है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके आगे बढ़ रहे हैं। नोट कर लीजिए सारा। चलिए अब पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? पिरामिड ऑफ बायोमास। अभी यहीं पर आपने लिखा था पिरामिड ऑफ नंबर, अब बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड्स ऑफ बायोमास, अब इन्हीं में सब में लिखेंगे। इकोसिस्टम सेम रहेगा। अब सबसे पहले बात करेंगे कि पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम में अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास देखते हैं तो कैसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि तालाब के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स इन सबको कलेक्ट किया जाए तो इनका वजन ज़्यादा होगा, कई क्विंटल के आसपास होंगे, और इन पर निर्भर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो बायोमास होगा वो कम होगा, और उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका बायोमास कम होगा। इसलिए पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा? अपराइट, सीधा होगा, क्योंकि वजन यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स का जू प्लैंक्टन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए कैसा होगा? ये अपराइट होगा। चलो बात करते हैं सी वाटर इकोसिस्टम में, तो ये इन्वर्टेड होता है। सी वाटर में कैसा होता है? जितना वजन फाइटोप्लैंक्टन का नहीं होता उससे ज़्यादा बड़े बड़े एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर आप शार्क्स देखें, ब्लू व्हेल देखें और इनका वजन निकालेंगे तो कई टन में होता है। इन सारे जानवरों का वजन निकालेंगे तो ज़्यादा होगा। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, स्मॉल बायोमास सपोर्ट्स द लाइफ ऑफ लार्जर बायोमास, राइट। तो इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी वाटर इट इज इन्वर्टेड, ये अपराइट है, एंड दिस वन इज इन्वर्टेड। अब चलो हम बात करते हैं किसकी? ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो ये सीधा होगा, अपराइट। बायोमास की बात करें, ग्रासलैंड में सारी घासें छील कर वजन कर लीजिए, टन में आएगा। इंसेक्ट आप नापेंगे वजन उनका तो बहुत कम होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम का, तो फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम में जंगल है, उसमें पेड़ हैं और पेड़ों का वजन कई टन में होता है, तो कैसा होगा? ये अपराइट होगा। किसमें? फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम में अपराइट होगा। अब अगर हम बात करें किसमें? सिंगल ट्री का, तो ये भी कैसा होगा? अपराइट होगा। बरगद के एक पेड़ का वजन जितना होता है उससे कम होता है उस पर डिपेंडेंट का, ठीक है। अब इसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास सिंगल ट्री का हमने आपको बता दिया। पैरासाइटिक फूड चेन की बात करें तो ये कैसा होगा? अपराइट होगा। क्यों? नंबर नहीं है, मनुष्य का जितना वजन है उतना एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का होगा क्या? पूरे शरीर के अंदर एंटमीबा या एस्कैरिस फेस्कैरिस सबको ले लो, उतना वजन होगा नहीं, मनुष्य का वजन 1 क्विंटल है। तो क्या है ये अपराइट होगा। बात समझ में आ गई? तो पैरासाइटिक फूड चेन अपराइट होगी किसमें? इन टर्म ऑफ बायोमास। इन टर्म ऑफ नंबर इट इज इन्वर्टेड। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो अपने होशो हवास में आपको उत्तर देना है, राइट। अब बात करेंगे हम किसकी? सारा हमने आपको बता दिया, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। और चलिए अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी कहीं का भी, किसी इकोसिस्टम का भी आप ले लेंगे तो इट इज़ ऑलवेज अपराइट, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिगार्डिंग द शेप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एक्सेप्शन, तो इट इज़ द पिरामिड ऑफ एनर्जी। इट इज़ ऑलवेज अपराइट। ऐसा क्यों होता है? हमने आपको पढ़ाया है एनर्जी का ट्रांसफर 10% रूल। ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म जितना डिस्टेंटली प्लेस्ड होता है उसको एनर्जी उतनी ही कम मिलती है। इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है
एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलोज, नोट कर लो यहां पर, पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी, द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम follows the 10% रूल। कौन सा नियम का पालन करता है? 10% रूल फॉलो करता है। ठीक है बेटा, एनर्जी का। तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलोज द 10% रूल। क्यों ऐसा होता है? द ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक लेवल गेट्स एनर्जी लेस। जो ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल में टॉप पोजीशन पर है, हाईएस्ट पोजीशन पर है, दैट ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग लीस्ट एनर्जी, बिकॉज पौधों से आगे 10% ट्रांसफर होके गई एनर्जी, तो आपको C1 को प्राप्त हो गया। C1 मतलब फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर। अब इसने उसका उपभोग किया और एनर्जी का अगर अपने जितना पाया उसका 10% आगे बढ़ा दिया, अब उसको C2 को मिल जाएगा, कंज्यूमर सेकंड। इसने भी क्या किया, अपने हिस्से में यूज किया, जो बचा उसका 10% आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार से छूटा छाटा हुआ एनर्जी सबसे टॉप पर बैठा हुआ ऑर्गेनिज्म प्राप्त करता है। ठीक है, इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है, इट इज ऑलवेज अपराइट। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये मेंशन कर लेंगे यहां पर। कैसा होता है? द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, लिख दे रहा हूं यहां पर, ऑलवेज अपराइट। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। बात समझ में आ रही है? हमेशा ध्यान रखना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी इफ एंड बट नहीं है। इस प्रकार से आप इकोलॉजिकल पिरामिड समझ चुके हैं। सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि किस प्रकार का इकोलॉजिकल पिरामिड किस इकोसिस्टम में किस आकार का होता है। तो ये अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, स्पिंडल शेप भी हो सकता है कि नहीं? ये सारा आपके सामने है। तो हम आपको केवल 2 मिनट समय दे रहे हैं। बोर्ड पर जितना भी है सब मेंशन कर लीजिए। ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिरामिड से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन रहता है। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा इसको। इसे हटा रहे हैं और इसके आगे अब बात करेंगे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इकोसिस्टम में ही पढ़ा जाता है इसको।
सक्सेशन, आपको मालूम है कि हमारा जो इकोसिस्टम है इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यू नो, मैंने आपको बताया है कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। मैंने क्या बताया है आपको? कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। बेटा इसमें हमने आपको दो प्रकार के कंपोनेंट बताया है। कौन कौन सा? एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा हमने आपको बताया है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इस प्रकार से इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइट, सॉयल, टेम्परेचर, वाटर, डिजॉल्व गैसेज, ये सब किस में आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। हम एबायोटिक कंपोनेंट्स को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट मान सकते हैं। जैसे पानी में मछली रहती है तो पानी मछली का क्या है? हैबिटेट है। मछली का हैबिटेट तालाब हो सकता है, कैनाल्स हो सकती हैं, नहरें हो सकती हैं, झीलें हो सकती हैं, समुद्र हो सकता है कि नहीं? ये वाटर बॉडी है। तो वाटर बॉडी यहाँ पर मछली के लिए क्या है? एक हैबिटेट है। इसी प्रकार से हम जहाँ रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है। शेर जंगल में रहता है तो जंगल शेर का क्या है? हैबिटेट है। ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बनावट, इनकी क्वालिटी, इनकी स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है क्या? कि कौन सा ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहेगा। अगर आप मरुस्थल की बात करें तो वहाँ पर मछली के होने की बात नहीं करेंगे कि कर लेंगे। रेगिस्तान है, मछली रहेगी, सवाल नहीं पैदा होता। अर्थवर्म रहेगा, अरे क्या बात करते हैं साहब, बिना पानी के उसका जीवन ही नहीं है। मेढक रहेगा, फिर वही मजाक, पानी ही नहीं है। तो वाटर पर डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिजम्स है वहाँ रहेंगे क्या? पानी पर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म वहाँ नहीं रहेंगे। इसलिए किसी भी एरिया में किस प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा, ये उस पर्टिकुलर एरिया का स्ट्रक्चर, वहाँ का कॉम्पोजिशन और वहाँ के हालात बताएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा। और इतना ही नहीं, जो हमारा इन्वायरमेंट है इट इज़ ग्रेजुअली मॉडिफाइंग डे बाय डे। जो एबायोटिक कंपोनेंट है, इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, इट इज़ आल्सो मॉडिफाइंग डे बाय डे। कभी जहाँ पर पहले मरुस्थल हुआ करता था, बारिश नहीं होती थी, आज वहाँ पर बाढ़ आ रही है। कभी जहाँ पर नदी बहती नहीं थी, नदी ने अपना रुख चेंज कर लिया, अब जहाँ लैंड था वहाँ पर नदी हो गई साहब। तो जिस प्रकार से ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डे बाय डे इवॉल्व हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, अकॉर्डिंगली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी मॉडिफाई होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, पता लगा कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, वहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म सब ध्वस्त हो गए, मर गए। अब वहाँ पर एक नया जनरेशन शुरू होगा। तो जो नई जनरेशन शुरू होगी वो कहलाएंगे सक्सेसर्स। क्या कहलाएंगे? यहाँ पर सक्सेशन का मतलब वन आफ्टर दी अदर, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरे के बाद तीसरी। जैसे परिवार में भी सक्सेशन होता है, पहले घर का मालिक होता है ग्रैंडफादर, उसकी डेथ के बाद फादर, फादर के बाद फिर आप हो जाते हैं। जिस तरह से सक्सेशन फैमिली का होता है, वन आफ्टर द अदर, एक के ना रहने पर दूसरा स्थिति का जायजा लेकर उसे संभाल लेगा, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जब एक हैबिटेट डिस्टर्ब होता है तो वहाँ पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीवन पर संकट आता है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक समय के लिए विलुप्त हो जाएं और फिर क्या हो जाए, एक नए सिरे से वहाँ पर शुरुआत हो जाए कॉलोनाइजेशन की। तो जो नई पीढ़ी आएगी ना, जो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ करके यहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे, उनको हम सक्सेसर्स कहेंगे। और इस घटना को वन आफ्टर दी अदर जो पीढ़ियाँ रिपीट हो रही हैं, इस घटना को हम सक्सेशन कहते हैं। चूँकि ये सारा काम इन्वायरमेंट में हो रहा है, इसलिए हम इसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इन शॉर्ट इट इज़ आल्सो नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इकोसिस्टम। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, मॉडिफाई ग्रेजुअली, क्लाइमेट में मॉडिफिकेशन होता रहता है। और फिर क्या होता है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं आल्सो मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इकोसिस्टम इनटू द एनवायरनमेंट, जिस प्रकार से मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट में होगा, इन्वायरमेंट में जिस प्रकार का मॉडिफिकेशन होगा अकॉर्डिंगली वहाँ पर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें भी मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए क्या है कि पता लगेगा कि जनरेशन 1 आई है, अब जनरेशन नई आएगी, फिर जनरेशन, इसको हम ये कहेंगे कि प्रीवियस इकोसिस्टम जो पहले से था अब क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड, अब ये नष्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है, न्यू इकोसिस्टम स्टार्ट्स डेवलपिंग। यहां पर नया इकोसिस्टम डेवलप होने लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि साहब प्रीवियस इकोसिस्टम पहले था, नेचुरल कैलामिटी की वजह से ये डिस्ट्रॉय कर गया, नष्ट हो गया, इसकी जगह पर अब नया इकोसिस्टम लैंड हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट चल रहा है, इवोल्यूशन इन द क्लाइमेट एज वेल एज इन द लिविंग फॉर्म्स, ये दोनों मॉडिफाई हो रहे हैं ग्रेजुअली, एंड दिस ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इन द इन्वायरमेंट एज वेल एज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इन शॉर्टकट, अब यहां पर आप नोट करेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ द ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इन द इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक दोनों आ गए, मतलब कि इन्वायरमेंट में भी चेंज होगा और वहां पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में भी चेंज होगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ द ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन ऑफ द इकोसिस्टम एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इकोसिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इकोसिस्टम इज नोन एज, क्या नाम देंगे इसको, हम इसी को नाम देते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। दिस वन नोट कर लीजिए कि किसी भी एरिया में इकोसिस्टम का जो मॉडिफिकेशन होता है हम इसे क्या नाम देते हैं, इट इज नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। The process of the gradual modification in the ecosystem and the development of the new ecosystem is known as ecological succession। ध्यान रहे, ecological succession जो होता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। बात समझिए, जब कभी भी इकोसिस्टम का मॉडिफिकेशन होता है तो आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम में केवल एबायोटिक कंपोनेंट या केवल बायोटिक कंपोनेंट ही नहीं होते बल्कि दोनों होते हैं। तो अगर ज़मीन की बनावट चेंज हो रही है, पहले घास थी वहाँ पर, अब फॉरेस्ट लैंड हो गया, तो वहाँ पर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके भी परिवर्तन होने हैं। तो कभी भी जब हम इकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करते या केवल प्लांट्स की बात नहीं करते, बल्कि हम इन दोनों की बात करते हैं कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मॉडिफाई होते हैं और नॉन लिविंग भी मॉडिफाई होते हैं, मतलब ओवरऑल कंप्लीट इकोसिस्टम मॉडिफाई होता है। बात समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि साहब ये जो इकोसिस्टम का सक्सेशन हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है।
बेसिकली द इकोसिस्टम ecological succession is of two type, ये दो तरह का होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ऑफ टू टाइप, दो तरह का होता है। ये कौन कौन से होते हैं? इनमें से पहला होता है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ऑफ टू टाइप, और इसमें है पहला प्राइमरी सक्सेशन। ये क्या चीज़ है? इसमें होता क्या है कि कोई नया इकोसिस्टम ऐसी जगह से डेवलप होता है जहां की इसके पहले कभी कुछ नहीं था। स्टार्ट्स फ्रॉम the area in which there is no previous existence कह रहे हैं कि ऐसी एरिया से ये शुरू होता है जहां पर कि इसके पहले किसी भी प्रकार का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार का इकोलॉजिकल सक्सेशन वहां से स्टार्ट होता है जहां इसके पहले किसी भी प्रकार का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रहे कि यहाँ पर पहले से कोई भी ऑर्गेनिक बिल्डअप नहीं होता। यहाँ पर पहले से किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनिक बिल्डअप नहीं होता। ऑर्गेनिक बिल्डअप का मतलब, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ये निश्चित रूप से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अवशेष होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ये मिट्टी में मिलते हैं। तो पता लगेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं तो ऑर्गेनिक कोई रिमेन वहाँ रहेगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर यूँ आप कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग एरिया होती है वो कैसी होती है। स्टार्टिंग पर यहाँ क्या कंडीशन होती है? स्टार्टिंग तो यहाँ बोलेंगे न्यूड एरिया होती है, अर्थात ना तो कोई यहाँ पर प्लांट है और ना ही यहाँ पर कोई एनिमल है, कोई भी लिविंग नहीं है, बंजर है, बारेन एरिया है, न्यूड एरिया है, कोई किसी भी प्रकार का वेजिटेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऑर्गेनिक बिल्डअप नहीं है। और यहाँ से शुरू होता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई मान लो कहीं पर कोई चट्टान है, जैसे मार्बल आप कहीं रख दीजिए। अब इस मार्बल पर अभी तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बारिश होगी, पानी के साथ फिर इस पर डस्ट पार्टिकल आकर डिपॉजिट होंगे। ये डस्ट पार्टिकल्स पहले वहाँ पर स्ट्रेटा बनाएंगे, मिट्टी की एक लेयर बनाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि इन पर सबसे पहले लाइकेन की ग्रोथ होगी। जो प्राइमरी कॉलोनाइजर होता है, जो सबसे पहले किसी एरिया में इस्टेब्लिश होता है, हम उसे पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायोनियर कम्युनिटी। जैसे कहते हैं चलो नई दुनिया बसाएं। अब चलो नई दुनिया बसाएं, तो जहां नई दुनिया बसाएंगे उस नई दुनिया में इसके पहले कुछ भी नहीं था, हम ही से शुरू हो रहा है। तो ये काम कौन करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ खास प्रकार के सूक्ष्म जीवी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। और फंजाई के एसोसिएशन के साथ यहाँ पर सबसे पहले लाइकेन का निर्माण होता है। हम आपको बताएंगे कौन कौन सी स्टेज किस पर आती है जब प्रोसेस में मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन की बात करेंगे। अभी तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सक्सेशन होता क्या है। तो कह रहे हैं कि साहब प्राइमरी सक्सेशन उस एरिया से शुरू होता है जहां पर पहले से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पाए जाने का कोई साइन नहीं है, किसी भी प्रकार का। एक न्यूड एरिया है, सब कुछ पहली बार यहां पर शुरू हो रहा है। तो न्यूड एरिया होती है। और यहां पर फिर आती है कौन सबसे पहले? तो अब यहां पर सबसे पहले डेवलप होती है कौन? अब इस न्यूड एरिया में डेवलप होता है पायोनियर कम्युनिटी।
और डेवलप होते होते यहां पर क्लाइमैक्स आ जाता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। आप देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया था, पायोनियर कम्युनिटी से। और ये पायोनियर कम्युनिटी यहां पर हैं कौन, ये बेटा होते हैं लाइकेन्स। सबसे पहले किसी भी न्यूड एरिया पर लाइकेन की ओरिजिन होती है और यहां से डेवलप होते होते और क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है वो किसी भी इकोसिस्टम में टॉप डेवलपमेंट जो होता है वो फॉरेस्ट का होता है, जंगल का होता है। किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में जब हम सक्सेशन उस एरिया से शुरू करते हैं जहां पर कि पहले कोई साइन नहीं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये एरिया न्यूड है, बंजर है, खाली है, यहां पर कुछ नहीं है, तो फिर यहां पर फंजाई के स्पोर्स गिरते हैं, एल्गी के स्पोर्स गिरते हैं, दो और पानी होता है और थोड़ी मात्रा में डस्ट डिपॉजिट होता है चट्टान पर, बस वहां मिट्टी बन जाती है। इस मिट्टी पर सबसे पहले फंजाई के और एल्गी के स्पोर ग्रो करते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रखते हैं, इस वजह से इन्हें हम लाइकेन कहते हैं। तो किसी भी एरिया में प्राइमरी कॉलोनाइजर न्यूड एरिया में कौन होता है, तो ये लाइकेन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो लाइकेन है ये पायोनियर कम्युनिटी कहलाएगी। कोई भी कम्युनिटी जब सबसे पहले किसी भी न्यूड एरिया में डेवलप होती है हम इसे क्या नाम देते हैं, इट इज नोन एज द पायोनियर कम्युनिटी इसे कहते हैं। अब ये पायोनियर कम्युनिटी जो होती है इसमें बीच में तमाम स्टेजेज आएंगी और फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी में चेंज हो जाएगा। और किसी भी इकोसिस्टम का जो क्लाइमैक्स होता है वो फॉरेस्ट लैंड होता है, वहाँ पर जंगल बन जाता है। यानी कि शुरू किया था हमने न्यूड एरिया से, सबसे पहले कौन आए, लाइकेन, और टॉप मोस्ट कम्युनिटी जो यहाँ डेवलप हुई है काफ़ी दिनों के बाद वो कौन है, वो जंगल है। ये बात समझ में आ गई। तो इसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। किसको, प्राइमरी सक्सेशन को हम डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तो इकोसिस्टम था ही नहीं, यहाँ तो केवल इन्वायरमेंट था बस, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे नहीं। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का साथ मिला तो एक इकोसिस्टम बन गया और फिर इनका सक्सेशन हुआ और फाइनली एक फॉरेस्ट लैंड कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप हो गई। तो इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। द इकोलॉजिकल सक्सेशन इन दिस वे कैन आल्सो बी सेड दैट इट इज द डेवलपमेंट ऑफ, क्या बोलेंगे हम इसे, डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, इट इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि अगर पहले से कुछ भी नहीं है तो ये तो वास्तव में डेवलपमेंट है, लेकिन कभी कभी अगर पहले से कुछ है और बाद में आगे चेंज हो रहे हैं तो हम इसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं पायोनियर कम्युनिटी, यहाँ पहले कुछ नहीं था, स्टार्ट किससे हुआ, पायोनियर से। तो ये क्या है, डेवलपमेंट। अब आगे क्या है, मॉडिफिकेशन। क्यों, क्योंकि लाइकेन से ब्रायोफाइटा आएगा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा आएगा, फिर जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, फिर यहाँ एंजियोस्पर्म बनेंगे और फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। हम इसे क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द मॉडिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। बात समझ गए। तो प्राइमरी सक्सेशन आप समझ गए। प्राइमरी सक्सेशन देर से होता है। क्यों ऐसा होता है, इसलिए क्योंकि खाली एरिया है, न्यूड है, यहाँ पर पहले से कोई स्ट्रेटा नहीं बना है, पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है। इसीलिए जब भी ये होता है तो बहुत स्लो स्पीड से होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सक्सेशन जो होता है इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही धीमी होती है। The speed of primary succession is very slow.
प्राइमरी सक्सेशन की स्पीड बहुत धीमी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक न्यूड एरिया से स्टार्ट हो रही है। यहाँ इसके पहले किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस नहीं है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक बिल्डअप नहीं होता, अर्थात बना बनाया यहाँ मामला पहले से मसाला नहीं होता, सब कुछ नए सिरे से करना पड़ता है। इसलिए इकोलॉजिकल सक्सेशन जो प्राइमरी टाइप का है, जो न्यूड एरिया से स्टार्ट होता है, इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर प्राइमरी कॉलोनाइजर कौन होते हैं, पायनियर कम्युनिटी कौन होती है, तो वो लाइकेन होते हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी कौन होती है, तो वो फॉरेस्ट लैंड इको सिस्टम होता है। बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें कि सेकेंडरी इको सिस्टम क्या है, व्हाट इज द सेकेंडरी इको सिस्टम। सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन ये वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पहले से कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। अब जैसे मान लो कि पहले कहीं पर कोई एरिया है जो जंगल है, ठीक है। अब जंगल में आग लग गई, सारे जानवर मर गए, सारे पेड़ जलकर राख हो गए। अब वहाँ पर फिर क्या हो गया, न्यूड हो गया, वीरान हो गया। लेकिन एक मामला यहाँ पर अच्छी हालत में है, वो ये है कि ये जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म मरेंगे, इनके अवशेष वहाँ ज़मीन पर रहेंगे, अर्थात ऑर्गेनिक बिल्डअप यहाँ पर पहले से रहेगा। तो इस पर नई कॉलोनी डेवलप होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। जब कोई भी इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसी जगह से शुरू होता है जहाँ पहले से कोई कम्युनिटी थी, आज की डेट में वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई है, नष्ट हो गई है, तो वहाँ पर नए सिरे से अब कोई कॉलोनी डेवलप होना है। बट द स्पीड ऑफ दिस डेवलपमेंट इज़ वेरी फास्ट एंड इट इज़ नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। तो यही चीज़ मैंने आपको लिखा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो सेकेंडरी टाइप का होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एरिया वेयर एनी कम्युनिटी was existing, community was existing previously। ये ऐसी एरिया से स्टार्ट होता है जहां पर पहले से कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, बट नाउ डिस्ट्रॉयड, परंतु अब वो क्या हो गई है, इस समय वो नष्ट हो चुकी है। पहले कोई कम्युनिटी थी, अब वो नष्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब एक नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट होने जा रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज प्रीवियस ऑर्गेनिक buildup, so the speed of ecological succession is fast। इस तरह से ये दो बेसिक टाइप हैं किसके, इकोलॉजिकल सक्सेशन के। कौन कौन से, प्राइमरी सक्सेशन स्पीड स्लो है, सेकेंडरी सक्सेशन स्पीड फास्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ से होता है जहाँ पहले से कोई कम्युनिटी थी, आज की डेट में वो कम्युनिटी नष्ट हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और उसकी जगह पर नया इकोसिस्टम अब डेवलप हो रहा है। समझ गए भाई। तो हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज़ नोन एज सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसकी स्पीड हमेशा फास्ट होती है, ठीक है। अब
दो प्रकार का सक्सेशन और होता है, एक होता है ऑटोजेनिक और दूसरा होता है एलोजेनिक सक्सेशन। ये ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? अगर कोई भी इकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्वतः से हो रहा है, उसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है, आदमी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। यद्यपि आजकल आदमी का ही सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस है। पहाड़ काट करके सड़क बना रहे हैं, जंगल काट कर खेती कर रहे हैं। पता लगा पहले फॉरेस्ट लैंड था, वो क्रॉप लैंड हो गई है। पहले फॉरेस्ट लैंड था या पहले वो क्रॉप लैंड था और अब वो 5 स्टार होटल हो गया है। तो ये काम किसने किया? मनुष्य ने। फिर उसका खामियाजा भुगतता है। नदी का मुंह मोड़ रहे हैं, नदी पर डैम बना रहे हैं, पानी की धारा को परिवर्तित कर रहे हैं। ये सारा काम कौन कर रहा है? समुद्र के नीचे से सुरंग बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, पहाड़ खोद रहे हैं, हीरा निकाल रहे हैं, बम ब्लास्ट करके पूरा पूरा पहाड़ उड़ा दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसके पीछे आदमी जिम्मेदार है। अगर आदमी का इंटरफेरेंस नहीं है, इकोलॉजिकल सक्सेशन अपने दम पर हो रहा है, तो इट इज नोन एज ऑटोजेनिक सक्सेशन। और अगर आदमी का इंटरफेरेंस है, इकोलॉजिकल सक्सेशन आदमी के द्वारा हो रहा है, तो हम इसे एलोजेनिक सक्सेशन कहेंगे। ऑटोजेनिक सक्सेशन it is self occurring without the interference of man. जैसे मान लो कोई बहुत पुराना पॉन्ड है, पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, बिना आदमी के इंटरफेरेंस के फॉरेस्ट लैंड में चेंज हो जाए। ये ना हो जाए कि आदमी जाके पेड़ लगा दे वहाँ पर, आदमी कुछ ना करे और एक तालाब किस में चेंज हो जाए? फॉरेस्ट लैंड में चेंज हो जाए। यहाँ पर आदमी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि हम 1000 पेड़ ले जाके तालाब में लगा दे रहे हैं मिट्टी डालकर उसमें। तब तो ये कुछ महीनों के अंदर फॉरेस्ट लैंड वहाँ डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर एक तालाब को एक जंगल बनना है तो 100 साल से भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ऑटोजेनिक सक्सेशन स्लो स्पीड से होता है और मैन मेड सक्सेशन तो 24 घंटे में हो सकता है। हम जो चाहें उस इन्वायरमेंट को चेंज कर दें। अभी बहुत अच्छा खासा जंगल था, लगा के उसको उड़ा दिया, सारे पेड़ काट के गिरा दिया नीचे, ख़त्म हो गया फॉरेस्ट लैंड, अब वो क्रॉप लैंड हो गया। तो हम तो 24 घंटे के अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं, 2-3 घंटे के अंदर चेंज कर सकते हैं साहब, इकोसिस्टम मॉडिफाई कर सकते हैं। लगा करके डायनामाइट पहाड़ को उड़ा दिया, ख़त्म हो गई वहाँ की हैबिटेट। क्योंकि सबसे ज़्यादा बदतमीज़ अगर इकोसिस्टम में कोई है तो वो मनुष्य है। यही अपने लिए गड्ढा खोद रहा है और बाद में मरता है उसी में डूबकर। हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए अगर जिम्मेदार हैं तो इसको हम एलोजेनिक सक्सेशन कहेंगे। वो भी आप नोट कर लीजिए, एलोजेनिक सक्सेशन जो दूसरा होता है एलोजेनिक। ये क्या होता है? इट इज मैन मेड सक्सेशन। हम इसे मैन मेड सक्सेशन कह रहे हैं बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है और इस प्रकार के इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। ऑटोजेनिक सक्सेशन स्लो होता है, एलोजेनिक सक्सेशन बहुत तेज होता है क्योंकि मनुष्य इसमें स्वयं इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन की स्टेजेज हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन की मैकेनिज्म क्या है अपने लेक्चर में, अगले लेक्चर में इस पर बात करेंगे। और प्लस न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करके कल ही मीन्स अगले लेक्चर में, केवल एक लेक्चर में आपका यह चैप्टर इकोसिस्टम का ख़त्म हो जाएगा। फिर बायोडाइवर्सिटी बचेगी, वो केवल 2 लेक्चर चलेगा बस। इसी प्रकार इन्वायरमेंटल इशू भी 2 लेक्चर, तो 4 लेक्चर, आने वाले 4 लेक्चर में इकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में केवल इतना ही।
उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अध्ययन करिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करिए। इकोलॉजिकल पिरामिड और इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 टॉपिक डील किया है मैंने आज। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने लायक हैं वो इनमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर।